तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पृथ्वी दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। अधिक पैदावार के लिए करें अदरक की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। आज 22 अप्रैल है, जिसे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के लोगों का पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल 1970 को पहली बार दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था और आज भी ये जारी है। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस पर हमारी खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आज पृथ्वी दिवस है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। लेकिन आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है प्रदूषण। अब सांसें घुट रही है। विश्व प्रकृति अपनी दयनीय व्यथा कह रही है। नदियों, तालाबों, झीलों में अब गंदगी बह रही है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। प्रकृति अपने बचाव की दस्तक दे रही है। धूल, धुआं और आंधियां ये संदेश दे रही हैं कि बढ़ रहा प्रदूषण अब सांस घुट रही है। किसान भाइयों, तुर्किया और सीरिया में आए भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई। वहीं भारत में भी उत्तराखंड में भूमि पहाड़ धंसने से कई लोग बेघर हो गए। वहीं कहीं भूकंप, कहीं सुनामी तो कहीं ज्वालामुखी जैसी समस्याओं ने अब विवश कर दिया है कि आज हम इसकी सुरक्षा पर ध्यान दें। और ऐसी ही एक पहल है विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस के प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन हैं। गेलार्ड नेल्सन ने सबसे पहले अमेरिकी औद्योगिक विकास के कारण हो रहे पर्यावरणीय दुष्परिणामों पर अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया था और देखते ही देखते पर्यावरण चेतना से 2 करोड़ से अधिक लोग आंदोलन से जुड़े। गौरतलब है कि 1970 से शुरू हुए इस दिवस को आज दुनिया के लगभग 192 देश वैश्विक आधार पर इसे मनाते हैं। पृथ्वी दिवस को हर साल एक नए विषय को केंद्रित कर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यानी 2023 का विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी हमारे ग्रह के लिए निवेश करें। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस विश्व पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी किसान भाइयों को और इससे
रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने विश्वविद्यालय के लोगों से और जो और स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोगों से कि इसकी सुरक्षा और संरक्षा कैसे की जाए पृथ्वी की, इस जो कि बहुत आवश्यक है। हम अगर देखें तो बचपन में से लेकर के आज तक को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो क्लाइमेट है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है, कभी लो टेम्परेचर हो रहा है, कभी हाई रेनफॉल हो रहा है, कभी लो रेनफॉल हो रहा है। ये सब क्यों है? हम लोग प्लास्टिक का इतना यूज करते हैं, जबकि आज अगर हम देखें आज के 20 साल पहले मुश्किल से किसी घर में एक प्लास्टिक का एक आध टुकड़ा आता था। आज शायद पूरा जीवन ही हम लोग का उसी पर निर्भर हो गया है। तो हम उसको कैसे उसके उपयोग को बिल्कुल कोशिश करें कि कम से कम या न करें तो सर्वोत्तम है। ये झारखंड जहां हम लोग बोलते हैं कि जल, जंगल, जमीन, ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और ये पृथ्वी के अंग हैं। वास्तव में अगर हम विश्लेषण करें तो यही पृथ्वी के अंग हैं और इसको अगर बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी की रक्षा हो सकेगी। किसान भाइयों, इस धरा पर पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुदरत ने ये शक्ति दी है कि वे ऑक्सीजन का सृजन कर सकें, परंतु मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनके विनाश पर ही तुला है। दिनों दिन जंगलों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में अनंत समस्याएं हैं। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें रासायनिक खेती, लगातार खेती, जल का अधिक दोहन, फसल अवशेषों को जलाना आज प्रदूषण का अहम कारण बनी हुई है। कहीं भूमिगत जलस्तर की कमी है तो कहीं लवणीयता और क्षारीयता। तेज हवाओं, आंधियों के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बढ़ते मरुस्थलीकरण भी एक मुख्य समस्या है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है मात्र 1 इंच मिट्टी की परत के निर्माण में कुदरत को तकरीबन हजारों वर्षों का समय लग जाता है और कितनी आसानी से हम मानव अपनी कुकृतियों के चलते इस मिट्टी को यूं ही बहा देते हैं। दूसरी तरफ शहर, गांव, कस्बों और कल कारखानों के अवशिष्ट नदियों के जल में समाहित हो रहे हैं। इन्हीं वजहों से नदियों और तालाबों का मीठा जल अब रोगाणुओं का आश्रय स्थल बन चुका है। समंदर के जल में समुद्री जीव अब घुट-घुट कर मर रहे हैं। इस विकट समस्या से निपटने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करने होंगे, जिसके तहत सबसे पहली बात आती है भूमि संरक्षण की। इसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मेड़बंडी, बंजरता को रोकने के लिए हरियाली आदि को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक वानिकी के रहस्यों को समझकर इनको अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ भूमि संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि भूमिगत जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ वायु शुद्धिकरण भी संभव हो सकेगा। ईश्वर ने सारी चीजें दिया है, जो हमारा फल, फूल, सब्जी, फसल, सब चीज के लिए ये उपयुक्त है। पशु हर तरह की चीज के लिए उपयुक्त है। उन सभी चीजों को अगर हम सामंजस्य बनाएं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करें और किसी तरह की चीजों को नष्ट न करें। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम 4 पेड़ लगाएं, नया पेड़ लगाएं, तो हमारी इस पृथ्वी का सुरक्षा और संरक्षा हो सकती है। हम लोग हमेशा एक एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करें, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और कोशिश करें कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो हम उसका भी कंट्रोल करें। तो कोशिश कि तमाम सारे बोटेनिकल्स हैं जिनसे उपयोग करके, नीम की पत्ती है या और भी दूसरी चीज़ें हैं, उपयोग करें। और ये जल, जंगल, जमीन, ये झारखंड के 3 पृथ्वी को अगर हम करें तो उसका अवयव है, उसका एलिमेंट है ये 3, और इन तीनों की अगर हम रक्षा करते हैं तो पृथ्वी की स्वयं रक्षा हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं जल संरक्षण की। वर्षा जल आच्छादन को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों जैसे एजोला, हरी खाद, एजेटोबैक्टर इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे नीम और करंज युक्त दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके जीवाश्म ईंधनों पर आश्रित न होकर सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। सबसे खास बात तो यह है कि कृषि के बढ़ते अवशेष पदार्थों को यूं ही बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए,
बल्कि उन्हें पुनः चक्रण पद्धति के द्वारा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के रूप में प्रयोग कर प्रदूषण को काफी हद तक टाला जा सकता है। और अंत में आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि प्रति व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, रसायनों पर आश्रित ना हो और प्रकृति पर भरोसा करें। तभी हम निर्माण कर सकते हैं शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पृथ्वी का। अब हमें जागना और जगाना होगा। हर शहर, कस्बों और गांवों में जाना होगा और कैसे बचाएं इस पृथ्वी को, यह दुनिया को सिखाना होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा, किया रोड शो, कांग्रेस पर बोला हमला। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अदरक का मसाला वर्गीय फसलों में प्रमुख स्थान है और हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं, वह किसान अदरक की बुआई करके आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करें अदरक की खेती, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि महाविद्यालय जिला विदिशा की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना कुमारी। जैसा कि आपको विदित है कि अभी खेती किसानी के समय में बहुत सारे अलग अलग तरह के फसलें लगाई जा रही हैं। आज सोचा है कि अदरक के बारे में उसको कैसे लगाएं, इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ। वर्षा आधारित जो फसल होता है, मई के महीने में, मई के शुरुआती सप्ताह में इसको लगाएं। किस्मों के रूप में आप IISR, वर्धा, सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमगिरी, महिमा, रजाता, इन सब को ले सकते हैं। कुछ लोग जो स्थानीय स्तर पर कल्टीवार मिलते हैं उनको भी लगाते हैं। उसमें रियो डी जेनेरो कल्टीवार अच्छा माना जाता है। अदरक की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, वो भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मृदा का pH मान 5.6 से 6.5 अच्छा रहता है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद भूमि की तैयारी के बारे में हम बात करेंगे। अच्छी जुताई बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जो है हमारी अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक कंद फसल है और ये ज़मीन के नीचे ही जाती है। तो मिट्टी जितनी अच्छी भुरभुरी रहेगी, इसका आकार उतना अच्छा बढ़ेगा और आपका उत्पादन उतना अच्छा होगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी को भुरभुरी करनी है, अच्छे से जुताई कर दें। उसके बाद अगर हम लोग खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक जैसे कि 20 से 25 टन पर हेक्टेयर जो अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद रहती है वो देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को अच्छा बनाती है। उसके अलावा अगर हम नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो 75 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम P2O5 और 50 किलोग्राम K2 इसको डालना आवश्यक है। आजकल देखा जा रहा है कि जिंक की कमी मिट्टी में पाई जा रही है, तो जिंक की कमी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप 6 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर उसका प्रयोग जरूर करें। बुआई की बात करें तो जो हम लोग कंद लगाते हैं वो 2.52 मतलब 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होनी चाहिए और 20 से 25 ग्राम तक का जो टुकड़ा रहता है वो अच्छा उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है।
अदरक के बीज प्रकंद मध्यम आकार के, जिनका भार 20 से 25 ग्राम और 2 से 3 आंखों वाले कंदों का चुनाव करना चाहिए। बीज प्रकंद स्वस्थ, बीमारी व कीट रहित होनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर 18 से 20 कुंतल कंद की जरूरत होती है। कि आपको पता है कि बच्चों के लिए टीकाकरण करते हैं, उसी तरीके से फसलों में भी टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, बीजों के लिए ट्रीटमेंट करें। कंदों को मैंगोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल में या रिडोमिल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आधा घंटे तक उपचारित करें। उसके बाद छाया में सुखाकर कंदों की रोपाई करें। ज़्यादातर जो हम लोग खेती करते हैं वो रेज्ड बेड प्लांटेशन पे करते हैं, मतलब हम लोग समतल जमीन पे ना करके इसके मेड़ बना देते हैं और उन मेड़ों पे इसकी खेती करते हैं। तो 2 मेड़ों के बीच की दूरी जो होती है वो हम कोशिश करते हैं कि 50 सेंटीमीटर के आसपास रखें, और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है, जो मेड़ों पे होती है, वो हम 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इस फसल में झपनी करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ढकना, पत्तों से फसल को ढकना बहुत ही आवश्यक है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि बुआई के जस्ट तुरंत बाद 10 से 12 टन पत्ते हैं पर हेक्टेयर, उनका प्रयोग करके जो हमारे मेड़ हैं उनको ढक देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा छाया को चाहने वाला फसल है और डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इससे इसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो इसको ज़रूर ढकें। और एक और बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि खरपतवार की समस्या आती रहती है, और वो जो खरपतवार होते हैं वो हमारे जो मुख्य फसल है उसके साथ कंपटीशन करते हैं, जिसके कारण उसको उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी घट जाती है और उनको कम न्यूट्रिशन मिलता है, कम पोषक तत्व मिलता है। तो इसके लिए निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो जो निराई गुड़ाई करते हैं वो हम लोग 40 से 90 दिनों के बीच ज़रूर कर लें। अगर आप इसके बाद करते तो आपकी उत्पादकता घट जाएगी। मिश्रित फसल का आजकल बहुत ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि पर्यावरण की मार हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है और फसलों पर पड़ती है। तो उस समय ये ज़रूरी है कि आप 2-4 फसलों को एक साथ लगाएं, ताकि किसी पे अगर पैदावार घटे तो दूसरे पे तो वो बनाए रखें। तो इसके साथ साथ हम लोग जो मिक्स फार्मिंग, जो मिश्रित खेती होती है वो करते हैं। टमाटर, मिर्च, बैगन इत्यादि का हम लोग इसके साथ कल्टीवेशन करते हैं, इसको उगाते हैं अदरक के साथ साथ। तो किसान भाइयों, अगर आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन सारी तकनीकी बातों का ध्यान रखते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं और अच्छी आय ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा, किया रोड शो, कांग्रेस पर बोला हमला। PM की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसमें आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि
बहुत ही गुणकारी है और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मुर्गी की जो उपलब्धता है वो ये झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ प्रदेश में ये मुर्गी मुख्य रूप से पाई जाती है और झाबुआ के आदिवासियों द्वारा इसका पालन मुख्य रूप से किया जाता है। इस मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में ही ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अन्नदाता
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करेली, जिला मुरैना के सूबेदार सिंह ने। आपने कद्दू वर्गीय फसलों में लाल बिरिंग कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो इस समय ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रेड पम्पकिन बीटल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट, इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में। ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार ज़रूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50 WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज़ कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।